हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जो दोनों की कंपनीज सदर्न इंडिया में थी। तो ये एक एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है। दोनों पावर्स के बीच में हिस्टोरिकली भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ना केवल यूरोप में बल्कि नॉर्थ अमेरिका में भी। और जब ये दोनों पावर्स इंडिया में आती हैं तो उस टाइम भी दोनों के बीच में एक राइवलरी रही है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट होती है 1746 से लेकर के 1748 तक। सेकंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होती है 1749 से लेकर के 1754 तक। और थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 1763 तक। तो टोटल कार्नेटिक में 3 लड़ाइयां हुई। कार्नेटिक एक प्रोविंस देखिए आज के हिसाब से आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, दिस इज मद्रास विच वॉज ऑक्युपाइड बाई इंग्लिश कंपनी, पौंडीचेरी विच वॉज ऑक्युपाइड बाई फ्रेंच कंपनी, और ये आ गया हैदराबाद का प्रोविंस विच वाज रूल्ड बाय निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क जिसका कि नाम चिनकुलिस खान है, काफी इन्फ्लुएंशियल नोबल है पोस्ट औरंगजेब एरा का। ये दिल्ली में वजीर के रूप में भी सर्व करता है, लेकिन डिसअपॉइंट होकर के लेटर मुगल्स के साथ में ये डेक्कन में आ जाता है और हैदराबाद में इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑस्टिन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ये कारण है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। देखिए इस टाइम पे क्या हो जाता है, 1745 में ही आपको देखने को मिलेगा कि मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस जो है, हु वाज द आर्मी कमांडर ऑफ इंग्लिश कंपनी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नेवल अटैक कर दिया फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर। एक नेवल अटैक किया इन्होंने फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर। अब यहां पर फ्रेंच कमांडर जो है यानी इनके गवर्नर जनरल जो है, उनका नाम है डुप्ले। फ्रेंच गवर्नर जनरल वॉज जोसेफ डुप्ले। ठीक है, अब डुप्ले क्या करेंगे, उनके इस अटैक को रेजिस्ट करेंगे। और डुप्ले इवन की मॉरिशस से भी अपने ट्रूप्स मंगाते हैं और इस अटैक को रेजिस्ट करते हैं, यहां पर अंग्रेजों को हरा देते हैं। एंड इवन डुप्ले ही कैप्चर्ड मद्रास। व्हाट ही डिड, ही कैप्चर्ड मद्रास। तो अंग्रेजों के हाथ से मद्रास भी चला जाता है। जब वो फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, डुप्ले ने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में अंग्रेजों ने एक और अटैक कर दिया पौंडीचेरी के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइम पे भी पौंडीचेरी भी खतरे में आ गया। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, अंग्रेज फिर से हार जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे अंग्रेज हेल्प मांगने के लिए जाते हैं अनवरुद्दीन के साथ में। अनवरुद्दीन के साथ में वो एक अलायंस करेंगे। अब अनवरुद्दीन फ्रेंच फोर्सेस से कहता है, डुप्ले से कहता है कि आप मद्रास जो है वो रिस्टोर करके दे दो अंग्रेजों को। डुप्ले एक अनसक्सेसफुल कोशिश करता है अनवरुद्दीन को समझाने की, उसको कन्विंस करने की कि कुछ समय तक मद्रास हम रखते हैं, उसके बाद में हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, ये हम ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। अनवरुद्दीन कन्विंस नहीं होता और अनवरुद्दीन फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ, डुप्ले के खिलाफ एक बहुत भारी फौज भेजता है लड़ने के लिए। और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ सेंट होम। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ सेंट होम। द ईयर वॉज 1748। ठीक है, तो ये वाली लड़ाई जो है इट वॉज फॉट नियर रिवर अदियार। अदियार रिवर जो है उसके पास में, इसलिए समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ अदियार। ठीक है, इस लड़ाई में अनवरुद्दीन ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी फ्रांस की एक छोटी सी सेना के साथ में लड़ने के लिए, और फ्रांस की एक छोटी सी सेना ने अनवरुद्दीन की एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। इट वॉज एन आई ओपनर फॉर फॉरेनर्स, यानी एक छोटी सी सेना किस तरह से एक बड़ी सेना को हरा सकती है। दैट मीन्स कि यहां से आगे फॉरेनर्स के सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इंडियन ओल्ड स्टाइल आर्मी के सामने अगर आप एक छोटी सी भी सेना की टुकड़ी भेज दें जो कि वेल डिसिप्लिन्ड होगी, वेल आर्म्ड होगी, वेल इक्विप्ड होगी, ठीक है, मॉडर्न उनके पास में इक्विपमेंट्स होंगे, आर्म्स होंगे, तो आप पिच्ड बैटल में एक इंडियन ओल्ड स्टाइल आर्मी को हरा सकते हैं। ये यहां से क्लियर हो गया। इस लड़ाई में आपको देखने को मिलेगा दैट डुप्ले डिफीटेड द आर्मीज ऑफ अनवरुद्दीन। ठीक है, डुप्ले जो है अनवरुद्दीन की आर्मी को हरा देता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि
इंडिया में जो दोनों के बीच में यानी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी यानी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी, इट वाज पुट एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। ये ट्रीटी जो है फ्रेंड्स जर्मनी में साइन होती है। दोनों पावर्स ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी में टेबल पर बैठेंगे जहां पर वो पीस साइन करेंगे कि अब ना केवल जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो थी उसको भी एंड किया उन्होंने, और साउथ इंडिया में भी जो दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था उसको भी खत्म कर दिया। ये ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल जो है 1748 में साइन होती है। अब देखिए यूरोप में दोनों के बीच में पीस तो साइन हो गया, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म तो हो गई, लेकिन साउथ इंडिया में दोनों के बीच में पीस ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर में ही सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्यों स्टार्ट होती है अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो आपको देखने को मिलेगी सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से लेकर के 1754 तक चलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो अनवरुद्दीन थे, अनवरुद्दीन की जो थ्रोन है उसकी जो कुर्सी है उस पर एक नजर गड़ाए हुए एक नोबल था जिसका नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब जो है ये कौन है? ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ फॉर्मर नवाब हुज नेम वाज दोस्त अली। दोस्त अली अनवरुद्दीन से पहले कार्नेटिक के नवाब थे, उनका दामाद है और ये यहाँ का नवाब बनना चाहता था। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, फ्रेंच जो है यानी डुप्ले जो है वो अलायंस बना देता है चंदा साहिब के साथ में, क्योंकि अनवरुद्दीन के साथ में अलायंस था इंग्लिश कंपनी का, डुप्ले का अलायंस हो जाएगा चंदा साहिब के साथ में। और 1748 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होती है जहां पर निजाम की डेथ हो जाती है। 1748 वाज द ईयर व्हेन चिन कुलिच खान डाइड। अब इसकी जगह पर इसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो गया। इसके बेटे का नाम है नासिर जंग। नासिर जंग अब यहाँ पर गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हो गई जब इसका एक और ग्रैंडसन जो है वो इस गद्दी पर अपने क्लेम्स रखेगा, जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग इस टाइम पर कहता है कि दिल्ली में जो रूलर हैं उन्होंने मुझे डेक्कन का वाइस रॉय अपॉइंट किया है, इसलिए इस थ्रोन पे मेरा अधिकार ज्यादा है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि डुप्ले इस टाइम पे मुजफ्फर जंग के साथ में भी एक अलायंस कर देता है। तो तीन लोग एक साथ में हो जाते हैं, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। अब ये तीनों मिलकर के सबसे पहले अनवरुद्दीन को मार देते हैं। दे किल्ड अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को मारने के बाद में डुप्ले रेस्ड चंदा साहिब ऑन द थ्रोन ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक की गद्दी पर चंदा साहिब को बिठा दिया। एक अरेंजमेंट ये बन गया। इसके बाद में नासिर जंग वाज किल्ड बाय द फ्रेंच फोर्सेस एंड मुजफ्फर जंग वाज रेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की कुर्सी पर मुजफ्फर जंग को बिठा दिया गया डुप्ले के द्वारा। अब जब चंदा साहिब को डुप्ले ने कुर्सी पर बिठाया कार्नेटिक की, तो चंदा साहिब ने 80 विलेजेस डोनेट करके दे दिए, गिफ्ट करके दे दिए पौंडीचेरी के पास में डुप्ले को यानी फ्रेंच कंपनी को। साथ में ही मुजफ्फर जंग ने क्या किया, मुजफ्फर जंग ने 5 लाख रुपीस दे दिए फ्रेंच कंपनी को। इसके अलावा 5 लाख दे दिए इसने फ्रेंच फोर्सेस को, फ्रेंच ट्रूप्स को। एक तरफ तो फ्रेंच ट्रूप्स को 5 लाख दिए और एक तरफ 5 लाख उसने दिया फ्रेंच कंपनी को। ठीक है, अब इसको भी गद्दी पर बिठा दिया गया और इसके साथ में ही डुप्ले ने अपना एक बेस्ट ऑफिसर जिसका नाम था बस्सी, ठीक है, उसको बिठा दिया हैदराबाद में, ताकि मुजफ्फर जंग के साथ में इंग्लिश कोई सीक्रेट अलायंस ना बना पाए। अभी आप देखेंगे कि मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठाया गया तो बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो गई। ही गॉट एक्सीडेंटली किल्ड। अचानक से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि बस्सी को एक और निजाम का तीसरा बेटा जो है जिसका नाम है सलाबत जंग, उसको गद्दी पर बिठाना पड़ा। सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, और देखिए अनवरुद्दीन का एक बेटा भी था, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम था मोहम्मद अली। अगर हम कार्नेटिक की बात करें तो अनवरुद्दीन का एक लड़का था मोहम्मद अली, ठीक है, जो कि अपनी जान बचा करके छुप गया कहां पे, त्रिचिनोपोली में।
त्रिचिनोपोली में यहाँ पर त्रिची फोर्ट था, त्रिचिनोपोली फोर्ट, यहाँ पर वो अपनी जान बचा करके भाग गया। और ये फोर्ट जो था, ये त्रिचिनोपोली, इट वाज गार्डेड बाय द फ्रेंच फोर्सेस एंड चंद्रसाई वाज रेज्ड ऑन द थ्रोन ऑफ कार्नेटिक। इस तरफ यानी इस टाइप पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंच कंपनी के अपर हैंड्स देखने को मिलेंगे इंडिया में। लेकिन इंग्लिश कंपनी भी म्यूट स्पेक्टेटर बन के आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंग्लिश कंपनी जो है इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी, इनिशियली उन्होंने नासिर जंग के साथ में भी अलायंस किया था, अनवरुद्दीन के साथ में भी उनका अलायंस था। और इस टाइम पे इंग्लिश कंपनी का एक यंग एंड एनर्जेटिक ऑफिसर आएगा जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया इंग्लिश कंपनी का एक क्लर्क बन के और वापस जाता है जब वो गवर्नर भी बनता है बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लिश कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनके सामने प्रपोजल रखा कि हमें सबसे पहले त्रिचिनोपोली पे अटैक करना चाहिए जहां पर मोहम्मद अली है, ठीक है। तो उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव लगभग 500 सैनिकों के साथ में त्रिचिनोपोली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ही अटैक्ड त्रिचिनोपोली, ठीक है। तो ये त्रिचिनोपोली पे अटैक कर देते हैं, वेयर ही डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस, यानी फ्रेंच फोर्सेस से ज्यादा ताकतवर रॉबर्ट क्लाइव यहां पर साबित होते हैं। और फ्रेंच फोर्सेस को हराने के बाद में ही रिलीज्ड मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली को निकाल करके, ठीक है, किसके कंट्रोल से, क्योंकि फ्रेंच फोर्सेस के कंट्रोल में था, त्रिची फोर्ट में था, तो मोहम्मद अली को कार्नेटिक की गद्दी पर बिठा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, इंग्लिश कंपनी। ठीक है, अब देखिए अचानक से सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं, ठीक है। ये 1750 में रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा किया, 1750 में उन्होंने प्रपोजल रखा कंपनी के सामने कि वी शुड अटैक त्रिचिनोपोली टू रिलीज मोहम्मद अली एंड रेज हिम ऑन द थ्रोन ऑफ कार्नेटिक। तो ऐसे में एक्सेप्ट किया गया इंग्लिश कंपनी के द्वारा इनका प्रपोजल, और ये सब जब हुआ तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि मोहम्मद अली बैठ जाएगा कार्नेटिक के गद्दी पर। वहीं पर जब बसी ने सलाबत जंग को गद्दी पर बिठाया हैदराबाद की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला रीजन जो है ये नॉर्दर्न सरकार से, ये वाली जगह जो है दिस इज नॉर्दर्न सरकार, ये वाली जगह को नॉर्दर्न सरकार के रूप में जाना जाता है। और नॉर्दर्न सरकार में कुछ इंपॉर्टेंट 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फ्रेंच कंपनी को गिफ्ट करके दे दिए गए, जिसमें आपको चिकाकोल देखने को मिलेगा, मुस्तफा नगर देखने को मिलेगा, एल्लोर देखने को मिलेगा, राजमुंद्री देखने को मिलेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो थे वो गिफ्ट करके दे दिए गए फ्रेंच कंपनी। अब देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही इंग्लिश कंपनी के अपर हैंड होने लगे इस लड़ाई में, उन्होंने मोहम्मद अली को यहाँ पर कार्नेटिक की कुर्सी पर बिठा दिया। तो ऐसे में फ्रेंच फोर्सेस जो कि पहले ही नॉर्थ अमेरिका में उनको ऐसा डर सता रहा था कि उनकी टेरिटरीज वहां पर भी उनके हाथ से चली जाएंगी, इंडिया से भी चली जाएंगी, तो ऐसे में उन्होंने पीस नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए इंग्लिश के साथ में। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। 1754 में दोनों के बीच में पौंडीचेरी में एक ट्रीटी होती है, ठीक है। अब इंग्लिश कंपनी ने दोनों के सामने जब दोनों टेबल पर बैठे तो इंग्लिश कंपनी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि हम ट्रीटी तभी साइन करेंगे, पीस तभी साइन करेंगे अगर आप डुप्ले को वापस फ्रांस बुला दोगे, क्योंकि सारी की सारी लड़ाइयाँ जो हो रही हैं उसके पीछे की जड़ जो है डुप्ले। और डुप्ले के बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डुप्ले वॉज ए वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। जो भी इंडिया में हो रहा था फ्रांस की तरफ से, फ्रांस का एक एम्पायर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट इंसान साबित हो सकता था डुप्ले। फ्रांस ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने डुप्ले को उनकी इस शर्त रखने के बाद में, यानी ब्रिटेन की इस शर्त रखने के बाद में वापस बुला दिया। डुप्ले बहुत स्मार्ट था, वही पहला यूरोपियन था जिसने इंडियन प्रिंसेस के इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल क्वारल्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया था। एक प्रिंस की दूसरे प्रिंस के साथ लड़ाई हो रही है तो एक को सपोर्ट करना, ठीक है, और दूसरे को उसके साथ में मिलकर के हरा देना, और जिसके साथ में सपोर्ट किया है उससे मॉनेटरी, कमर्शियल, टेरिटोरियल सारे बेनिफिट्स लेना, ठीक है। तो ये डुप्ले जो था वो काफ़ी शातिर था, और डुप्ले को वापस बुलाना पौंडीचेरी की ट्रीटी के बाद में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि डाउनफॉल की तरफ फ्रेंच कंपनी चली जाएगी। अब देखिए पौंडीचेरी की ट्रीटी के बाद में दोनों पावर्स के बीच में पीस साइन हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर तक ये पीस, ज़्यादा शांति जो है ये रहती नहीं है, और डुप्ले की जगह पर नेक्स्ट गवर्नर जनरल जिसे बनाया जाता है, नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो फ्रेंच कंपनी का है
उसका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट गॉडियू। ठीक है, इनको नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है फ्रेंच कंपनी के द्वारा। इन्हें भेजा जाता है डुप्ले के बाद में कि वो जो भी फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं, डोमिनियन है, उनको गवर्न करें। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि 2 साल तक लगभग पीस रहता है और 2 साल के बाद में थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो जाती है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1756 से लेकर के 1763 तक। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है, इसके स्टार्ट होने के पीछे का कारण आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। यूरोप में दोनों पावर्स के बीच में 7 इयर्स वॉर स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही यूरोप में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, यही कॉन्फ्लिक्ट आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। थर्ड कार्नेटिक वॉर की स्टार्टिंग से ही, इनिशियल स्टेजेस से ही आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश कंपनी जो है उसका अपर हैंड रहेगा। इंग्लिश कंपनी का यहाँ पर अपर हैंड रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि इंग्लिश कंपनी यहाँ पे हावी रहेगी फ्रेंच कंपनी के ऊपर। और इस कार्नेटिक वॉर में, तीसरी कार्नेटिक वॉर में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है बैटल ऑफ वांडीवॉश। वांडीवॉश जो है ये असल में जगह है वांदीवासी। ठीक है, तो 1760 में वांदीवासी नाम की जगह पे लड़ाई हुई, जिसे इंग्लिश लोग जो है वांडीवॉश के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई होती है 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1760 में दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जहां पर आपको एक तरफ इंग्लिश कंपनी की तरफ से जो ऑफिसर लड़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका नाम है एयरकूट। और वहीं पर फ्रेंच कंपनी की तरफ से जो जनरल है जो इस लड़ाई में आपको देखने को मिलेगा, वो है काउंट डी लेली। काउंट डी लेली और एयरकूट के बीच में जो लड़ाई होती है, एयरकूट काउंट डी लेली को यानी फ्रेंच फोर्सेस को अल्टीमेटली हरा देते हैं और वांडीवॉश की लड़ाई भी फ्रेंच फोर्सेस हार जाती है और अल्टीमेटली यहीं से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1763 तक चलती है और थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। पेरिस की ट्रीटी होती है दोनों के बीच में, दोनों पावर्स के बीच में। पेरिस की ट्रीटी से 7 इयर्स का वॉर जो चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी खत्म हो जाएगी और इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कहां से कहां तक चीजें, कहां पर अनवरुद्दीन को जिस लड़ाई में मारा गया था, ठीक है, वो थी अंबूर की लड़ाई। 1749 में अंबूर की लड़ाई थी। तो अनवरुद्दीन को मारा गया था 1749 में। तो किस तरह से उसकी जगह पर बिठाया गया चंदा साहिब को, फिर अंग्रेजों ने चंदा साहिब को मार दिया, ठीक है, और उसके बाद में मोहम्मद अली को गद्दी पर बिठा दिया। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहली ट्रीटी 1746 से 1748 तक की फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो ट्रीटी थी एक्सला चैपल की, जिसमें ये साइन किया गया कि मद्रास वापस दिया जाए इंग्लिश कंपनी को। मद्रास वापस मिल गया। एक ही साल तक वो पीस चला। ठीक है, अगेन 1749 से 1754 तक लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में अनवरुद्दीन अंबोर की लड़ाई में 1749 में मर जाता है। वहीं पर चंदा साहिब को कार्नेटिक का नवाब बनाया जाता है इनिशियली। उसके बाद में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया जाता है। मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है तो सलाबत जंग को यहाँ पर गद्दी पर बैठाया जाता है। उसके बाद में एकदम से सिचुएशन फिर से चेंज हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव आकर के चंदा साहिब को मार देते हैं, मोहम्मद अली को कुर्सी पर बिठा देते हैं। ठीक है, अब जब पूरे टेबल्स टर्न हो जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश कंपनी का अपर हैंड रहता है। ऐसे में फ्रेंच गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है डुप्ले को वापस बुलाने के लिए और ये फ्रेंच गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल साबित होगी आने वाले टाइम पे। डुप्ले को उन्हें वापस नहीं बुलाना चाहिए थी। फ्रेंच फेलियर के पीछे का मेन कारण ये है कि फ्रेंच कंपनी जो थी उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। 1722 में आकर के ये कंपनी नेशनलाइज हो गई थी, जहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट ही इसको फाइनेंशियल एड भी देती थी और डिसीजन मेकिंग के लिए भी फ्रेंच कंपनी को फ्रेंच गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। वहीं इंग्लिश कंपनी की अगर हम बात करें, वो अपने रिवेन्यूज़ के लिए इंडिपेंडेंट थी, अपना पैसा खुद जनरेट करती थी। वहीं पर डिसीजन मेकिंग के लिए भी वो इंडिपेंडेंट थे। और इसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा 1757 में जो प्लासी की लड़ाई होती है बंगाल में, जो इंग्लिश कंपनी जीत जाती है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। आज के हिसाब से बांग्लादेश देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, बिहार, उड़ीसा, बिहार आगे चल करके उसके झारखंड आया। ठीक है, असम के कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा प्रोविंस, उसके जो रिवेन्यूज, उसके जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंग्लिश कंपनी के हाथ में आ जाते हैं और वो डाइवर्ट करते हैं सारा का सारा पैसा कार्नेटिक वॉर के लिए।
फ्रांस के पास में इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि फ्रेंच में मोनार्की चल रही थी जो कि ऑटोक्रेटिक थी, ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा करप्ट सिचुएशन चल रही थी वहाँ पे, और इस कारण से आपको कार्नेटिक वॉर में, तीसरी कार्नेटिक वॉर में भी फ्रेंच कंपनी की हार देखने को मिलेगी। इस लड़ाई के बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस जो साइन हुई, इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में दोनों पावर्स मिलकर के टेबल पे ये डिसाइड करती हैं। हारी हुई पावर फ्रांस को कहा जाता है कि अब यहाँ से आगे आप इंडिया में सिर्फ ट्रेडर्स के रूप में रहेंगे। ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये कहा गया कि फ्रांस विल रिमेन इन इंडिया मियरली एज ट्रेडर्स। दैट मीन्स यहाँ से आगे वो अपनी फैक्ट्रीज को गैरिसन नहीं कर सकते, अपने ट्रूप्स नहीं रख सकते। फ्रेंच फैक्ट्रीज को प्रोटेक्शन यहाँ से आगे इंग्लिश कंपनी के ट्रूप्स देंगे। दैट मीन्स फ्रांस का फॉल हो गया इंडिया में, और यहाँ से आगे सिर्फ एक ही पावर इंडिया में बची, वो है इंग्लिश, और वो यहाँ से आगे इंडिया के ऊपर रूल करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।